नमस्कार। अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। हमने अभी तक यह समझने का प्रयास किया कि भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ बगावत किस तरह से होती है और 1857 कितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में उभर कर आता है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में यह बहुत व्यापक था और बहुत ज़्यादा लोगों को शहादत जो है देनी पड़ी। इस कड़ी में हम हरियाणा के संदर्भ में समझने का प्रयास कर रहे थे और मैंने ये बात की थी कि यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण अंग्रेज बहुत हद तक इस क्षेत्र में सीमित हो गए थे और इसलिए इस घटनाक्रम में हरियाणा क्षेत्र की महत्ता बढ़ जाती है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जब हम 1857 के युग को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय का राजनीतिक ताना बाना आज वाला नहीं था। दिल्ली आज निश्चित तौर पर राष्ट्रीय राजधानी है, उस समय हरियाणा का जिला था। और इस कड़ी में आज के इस बातचीत में मैं दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र को आपके साथ चर्चा में लूंगा कि 1857 कितना महत्वपूर्ण बना इस परिप्रेक्ष्य में, और वही क्षेत्र मैं स्पर्श करने का प्रयास करूंगा जो आज के हरियाणा क्षेत्र में है। एक चीज और मैं कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि मैंने ये सारा घटनाक्रम विभिन्न तरह के रिकॉर्ड से समझने का प्रयास किया है। ऐसे में यदि किसी गांव का नाम या किसी क्षेत्र के नाम के उच्चारण में भिन्नता हो तो वो मेरी एक किस्म से यूं कहिए कि उस क्षेत्र की जानकारी का अभाव हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड के साथ मेरा चलना जरूरत है। तो इस कड़ी में मैं आज पहले आपके साथ मध्य हरियाणा के घटनाक्रम को स्पर्श कर रहा हूं। मध्य हरियाणा से मेरा यहां मतलब है आज का सोनीपत क्षेत्र और रोहतक क्षेत्र। सोनीपत और रोहतक के क्षेत्र में उस समय 850 गांव थे और लगभग 2200 वर्ग मील का क्षेत्र था। तो ऐसे में जो सोनीपत है दिल्ली जिले की तहसील थी और भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र की महत्ता ये थी कि जो सोनीपत है वो दिल्ली अंबाला लाहौर पेशावर रूट पर था, जिसको A1 या A1 का नाम दिया जाता था, और जबकि रोहतक जो है दिल्ली हिसार मुल्तान मार्ग पर था, जिसको A5 का नाम दिया गया था। तो ऐसे में हमने अभी तक जाना कि 3 जिले हरियाणा के अंबाला, थानेसर और पानीपत वो अंग्रेजों ने तकरीबन अगस्त के महीने तक नियंत्रित कर लिए थे और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए थे। इसी कड़ी में सोनीपत भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था और इस क्षेत्र पर दो तरह से इसकी महत्ता थी। पहला ये कि जितने भी अंग्रेज दिल्ली से भागकर आ रहे थे उन सभी को यहाँ पर रोकने का प्रयास किया गया था, रोका गया था, जिसके चलते हुए उनकी व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। और दूसरा ये कि दिल्ली जीतने के लिए इस क्षेत्र को जीतना बहुत जरूरी था। यहाँ भी 20 सितंबर से पहले का घटनाक्रम और 20 सितंबर के बाद का घटनाक्रम हमें थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन इस बात का अर्थ हम यह भी जरूर मान के चलें कि जिस समय ये सारा घटनाक्रम हो रहा था अन्य इलाकों में भी घटनाक्रम था। उत्तरी हरियाणा में भी गुमथला में, गुहला में और पाई और सीवन के इलाके में लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन अंग्रेज उसको ज्यादा महत्व न देकर इस समय इस स्थान पर ज्यादा केंद्रित थे। इस इलाके में जो गांव ज्यादा सक्रिय थे सोनीपत के क्षेत्र में, उनमें अलीपुर, लिबासपुर, कुंडली, हमीदपुर, गोहाना, ये वो गांव थे। और इसमें
उद्यमी राम नाम का एक युवक जो लिबासपुर का रहने वाला था, उसने अपने 22 साथियों की एक टोली बनाई थी और इस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। अंग्रेज रास्ता जरूर खोल पाए थे, लेकिन ये इलाका अभी उनके नियंत्रण में नहीं था। और ऐसे में 20 सितंबर तक अंग्रेजों ने उस आसपास के देहात पर नियंत्रित करना जरूरी नहीं समझा और जब उनका दिल्ली पर कब्जा हो गया तो उन्होंने कार्रवाई करनी प्रारंभ की। तो ऐसे में सबसे पहले उन्होंने उद्यमी और उसकी टीम को जो है अपने शिकंजे में लेने का प्रयास किया और शुरुआत हुई मेटकाफ, जिसको कहना साहब मोटे तौर पर आम आदमी की भाषा में बोला जाता है। उसने लिबासपुर को घेर लिया और लिबासपुर को घेर कर आग लगाने की तैयारी की। और फिर वही घटनाक्रम जब चौपाड़ में सारे गांवों को एकत्रित किया और गांव फिर खतरे में हुआ, तो उद्यमी राम के पिता ने उद्यमी को जो है बाजरे के खेत से बुलाया और फिर दमन का एक बहुत काला अध्याय नई तरह से सामने आता है, क्योंकि अंग्रेज इस समय बहुत ताकतवर हो गए थे। एक और मेटकाफ वहां था, दूसरी ओर हडसन जो है लीड कर रहा था। और ऐसी स्थिति में तो इन युवाओं को, जो 22 युवा हैं उद्यमी राम के साथ, वहीं लोगों के सामने रोलर के नीचे कुचल दिया गया। और जो रोलर प्रयोग किया गया वो आज भी सोनीपत की ताऊ देवलाल पार्क के अंदर रखा हुआ है। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो लोगों की कल्पना से भी परे की बात थी। मेटकाफ ने उद्यमी राम को और उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद वो गांव से बाहर जो मुख्य मार्ग है वहां पर उनको ले गए। कल्पना कीजिए उस स्थिति की कि गांव के लोगों के सामने 22 युवाओं को रोलर के नीचे कुचला गया हो और अब एक परिवार का पुत्र और पुत्रवधू उसको यूं ले जाया जा रहा। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो किसी भी व्यक्ति के जो है अनुमान के परे की बात थी। उद्यमी राम को बड़ के पेड़ के साथ बांध दिया गया और लक्ष्मी देवी को साथ में बेरी के पेड़ के साथ बांध दिया गया। दोनों के शरीर में यूं गुलमेख ठोक दी गई और उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया और लहू लुहान शरीर के चलते हुए 23वें दिन तड़पते हुए लक्ष्मी मरी और 37वें दिन उद्यमी राम ने शहादत दी। तो ऐसी घटनाक्रम के बीच में राठदाना के सीताराम व्यक्ति का नाम आता है, जिसने गद्दारी कर इस सारे घटनाक्रम को मोड़ देने की परिस्थितियां पैदा की और सोनीपत का जो क्षेत्र है वो इस तरह से जो है वो नियंत्रित कर पाए। लेकिन इस इलाके की खाप पंचायतें और नंबरदारों की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। स्थानीय जो गायक है उसने इस बारे में जो है अपनी बात रागनी के माध्यम से रखी कि चीफ कमांडर उद्यमी गर्जा, राज हिला था गोरा का, आगे होके भाज लिए टोड़ा भाजा डोरा का, गोरी पलटन रगड़ दी गजब हौसला छोरा का, दिया बहादुर शाह को हिंद का राज, राज खोस लिया चोरा का। हाँ, इसके विपरीत दूसरे पहलू पर भी जो है गायक अपना भाव व्यक्त कर रहा है। गद्दारा ने खेल रचा, भाई उल्टा पासा हो गया, दिल्ली में फिर गोरे छा गए, मोटा रास्ता हो गया, देश भगत गिरफ्तार हो गए, जीने सासा हो गया। तो ऐसे में हम जब इस इलाके से आगे बढ़ते हैं तो पास का लगता हुआ रोहतक का क्षेत्र था और रोहतक भी बहुत ज्यादा सक्रिय था। यहाँ यदि मैं बहुत सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, डिप्टी कमिश्नर जो है एडम लोच था। 3 बार यहाँ पर एडम लोच को भागना पड़ा। जब 1857 का घटनाक्रम दिल्ली और आसपास के इलाके में चल रहा था तो पहले 23 मई को तफज्जल हुसैन यहाँ पर आया और उसने यहाँ के लोगों के साथ मीटिंग की। लगभग हर गांव में, हर
पंचायत के साथ उसने मीटिंग की, नंबरदारों और चौकीदारों को उसने साथ लिया और इस इलाके के जो गांव सक्रिय हुए, जो लड़ाई में जिनकी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही, उनमें शापला है, महम, मदीना, माडोठी और इसके साथ साथ खरखोदा, लाखन माजरा, इनको भी हम देखते हैं। तो ये वो गांव थे जहां से लोग लगातार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे। तो पहली बार आडमलोच को भागना पड़ा था 23 मई को। दोबारा 31 मई को रोहतक के कचहरी क्षेत्र में फिर जो है लड़ाई हुई और पहली बार उसने गोहाना में शरण ली थी, अब उसको बहादुरगढ़ में शरण मिली। और उसके बाद जो है जब अंग्रेज इस तरह से स्थितियों को संभाल नहीं पाए, तो अब हडसन, शीटन और इधर जनरल वॉलकोटलैंड जो फिरोजपुर का था, उनकी ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने इस इलाके को घेर लिया। पहली मुख्य लड़ाई यहाँ पर 8 अगस्त को हुई और उस लड़ाई में स्थानीय लोग हारे। और उस हार का भी कारण क्या बना, उन्होंने बम बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की थी और उसमें बारूद फटने के कारण जो है वो उसको मैनेज नहीं कर पाए और अंग्रेजों ने हमला बोल दिया। उसके बाद जो मुख्य लड़ाई है वो 14 अगस्त को हुई, जो है खरखोदा में बाबर खान और विरासत अली के नेतृत्व में। अंग्रेज जो है वहां कामयाब हुए, लेकिन स्थानीय लोगों ने फिर अस्तल बोहर को अपना केंद्र बना लिया। यहाँ निकलसन भी उनके साथ आया और जब वो आमने सामने की लड़ाई में इन स्थानीय लोगों को नहीं जीत पाए, तब इन्होंने जो है पीछे हटने की योजना बनाई और जैसे ही अंग्रेज सेना पीछे हटी तो ये लोग बाहर आए और अंततः फिर ये लड़ाई हुई और उसमें एडम लोच फिर जीतने में कामयाब हुआ। इस तरह से खुद जनरल कोटलैंड बताता है कि मुझे हर गांव में चौपाड़, खाप और चौकीदार और नंबरदारों के साथ बहुत बड़े लेवल पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अंततः मैं जीत गया। और वो यहाँ तक लिखता है कि अब लोगों की जान हमारे हाथ में है और मैं विश्वास देता हूं किसी को बचने नहीं दिया जाएगा। और इस बारे में वो स्पष्ट करता है कि हम जो है रस्सी लेके निकलते थे, गांव गांव की सूची हमारे पास होती थी और गांव के लोगों को कहते थे अपनी अपनी बैलगाड़ियां इकट्ठी करो, और वो बैलगाड़ियां गांव में जब जाती थी तो सूची के अनुसार हम लोगों को बुलाते और फिर पेड़ पर रस्सी टांग कर उस सूची के अनुसार व्यक्ति को उस पर टांगते थे और बैलगाड़ी को आगे सरका देते थे। तो हम शाम तक यही काम करते थे और लोगों को यह तक स्पष्ट करते थे कि इस जो है डेड बॉडी को या इस लाश को जब तक ना उतारा जाए, जब तक कहा ना जाए। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मध्य हरियाणा क्षेत्र है, अंग्रेज इस तरह के दमन के दम पर काबू करने में सफल रहे। दिल्ली के दो ओर का इलाका सोनीपत और रोहतक अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद एक और क्षेत्र जो दिल्ली से सटा हुआ था वो मेवात का क्षेत्र था। यदि हम रिकॉर्ड और घटनाक्रम की सघनता देखें, हरियाणा क्षेत्र में सबसे लंबा और सबसे भीषण जो संघर्ष है वो मेवात इलाके में हुआ है। और इस संघर्ष में जितना भी सरकारी रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि अंग्रेजों की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी। 13 मई को विलियम फोर्ड जो है वो विजयवासन के युद्ध में हार जाता है और स्थानीय लोग यहाँ पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं। गुड़गांव का खजाना लूट लिया जाता है। 7,84,000 रुपए ये लोग लूटते हैं। इस दौर में शुरुआत में घटनाक्रम का केंद्र बनता है पिनंगवा, अल्फ खां और शदरुद्दीन के नेतृत्व में। बाद में हसन अली जो है वो भी यहाँ पर आगे बढ़ता है और ये लोग जयपुर और अलवर के जो रेजिडेंट थे उनको हराने में कामयाब होते हैं। 252 अंग्रेज इस युद्ध में मारे जाते हैं और हालत जो है अंग्रेजों की बहुत ज्यादा खराब होती है। 20 सितंबर तक अंग्रेज इस इलाके को नहीं छेड़ते हैं। जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो 2 अक्टूबर को शावर्ज खुद इस इलाके में चलता है और पूरे के पूरे इलाके की किलाबंदी करता है। 10 अक्टूबर को यहाँ पर भीषण जो संघर्ष है वो प्रारंभ होता है और खुद लिखता है, मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया कि मैं इस देश में नहीं बल्कि शत्रुओं के बीच में हूं। और घासेड़ा का जो स्थल है, मैदान,
वो युद्ध का बनता है और ऐसे में वो पूरी तरह से बेबसी के बीच जो है अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। एक बार फिर पीछे हटता है और फिर नवंबर में नए सिरे से वह इस इलाके को कब्जा करने के लिए बढ़ता है। 8 नवंबर को फिर घासेड़ा में अंग्रेज कामयाब होते हैं। नू में खैरुल्ला खां के नेतृत्व में लड़ाई चलती है और मैदानी लड़ाई और स्थानीय जो गांव देहात की इन्वॉल्वमेंट है वो इतनी ज्यादा गहरी होती है कि अंग्रेज लिखते हैं कि हमें हर घर और हर गांव में बहुत अजीब तरह का संघर्ष करना पड़ा। और फिर ऐसे में जो है प्रमुख लड़ाई होती है वो होती है रूपड़गा गांव में 19 नवंबर को। और इस लड़ाई में अंग्रेज घर घर की तलाशी लेते हैं और स्थानीय लोगों की हार के बाद जो है उन लोगों की तलाशी के दौरान जहां भी कोई भी वर्दी ऐसी मिलती है कि किसी युवक की वर्दी है तो उन घरों को निशाना बनाया जाता है। पिनंगुआ में फिर और लड़ाई होती है 27 नवंबर को, जहां पर खुद सदरुद्दीन का पुत्र जो है मारा जाता है। और इस सारे घटनाक्रम के बीच में अंग्रेज अंततः कामयाब होते हैं। यदि मैं इस क्षेत्र में जो स्करीय गांव हैं जिनकी हिस्सेदारी थी उनकी बात करूं, उनमें ब्रोटा है, रिवासन है, पचनका है, गेपुरी है, मालपुरी है, चिल्ली है, तावड़ू है, उतावड़कोड़ है, सोहना है, फिरोजपुर है, पुन्हाना है, होडल है, हथीन है। और रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो इस गांव की लिखता है। सावर्ज की रिपोर्ट में कहता है कि हमने जब यहाँ पर विजय पाई 20 के आसपास गांव को जो है बागी गांव माना और हमने उन गांव को आग लगा दी और एक विश्वास के साथ कि इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए, हम इस इरादे के साथ थे। तो ऐसे में जो लगातार घटनाक्रम है वो बढ़ा और स्थानीय तौर पर यदि हम लोकगीतों की बात करें और लोकगीतों पे जो काम हुआ उनकी बातचीत करें और यहाँ पर अलग अलग ढंग से जो मेवात के ऊपर काम कर रहे हैं उनको हम देखते हैं। खासकर सिद्दकी अहमद मेव के द्वारा जो यहाँ पर गीत हैं उनको संकलित किया गया है, उसमें ये चीजें उभर कर आती हैं कि किस तरह से स्थानीय जो लोग हैं अंग्रेजी सत्ता से दुखी होकर और त्याग और बलिदान के हर मोड़ पर आगे बढ़े थे। जैसे गीत कहता है कि दिल्ली सु गुड़गांवा पहुंचा, उठो मेवाती मीर। और फिर उसी में आगे कहता है कि हमने हल की मुट्ठी छोड़कर तलवार उठाई और हम किस तरह से कामयाब हुए। और यहाँ पर एक बात और भी मोटे तौर पर गीत में उभर कर आती है कि जब दिल्ली हमारे नियंत्रण में नहीं रही तो एक मेवाती अपने गीत में ये भी कहता है कि रोए मत तू प्यारी दिल्ली, कि जो दिल्ली तू रो मत, और अभी देश गयो है, अभी मैं जिंदा हूं और फिर आऊंगा और फिर आपके ऊपर कब्जा करूंगा। तो ऐसे में मेवात जो है जितनी ज्यादा सघनता और ताकत के साथ लड़ा वो इतनी बेमिसाल थी जिसको अंग्रेज बाद तक भी किसी भी रूप में भूल नहीं पाए और शहादत अपने आप में बेमिसाल थी। तो इस तरह से हम दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं तो विचार करने का पहलू ये है कि हम इस घटनाक्रम को सिर्फ इतिहास की घटनाओं के साथ ना देखकर बल्कि उस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें कि उन लोगों में कितना मादा था, गांव जलाए जा रहे थे, यूं जो है पेड़ों के साथ बांध कर जो है उनको मारा जा रहा था या पेड़ों पर उनकी जो लाशें हैं उस तरह से लटकाई जा रही थी, गांव के गांव जलाए जा रहे थे, लेकिन वो लोग फिर भी अपने आप को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हरियाणा का जो अन्य क्षेत्र है, अहिरवाल है, पश्चिम हरियाणा है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जिस तरह का सहयोग और जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट के साथ इन चीजों को देख रहे हैं तो एक आशा और विश्वास के साथ ये जारी रहेगा और हमारा 1857 को समझने का जो दृष्टिकोण है निश्चित तौर पर कामयाब होगा। धन्यवाद। जय हिंद।